तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के एक पायलट को दिखाते हुए, जो फिलहाल के लिए सभी के साथ अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। ये देखकर पता चला कि चार्ली सभी लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। लोग उसे रिकॉग्नाइज करके काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं। ये इसलिए क्योंकि चार्ली वर्ल्ड वॉर के दौरान एक पायलट का काम करता था, जिसने दुश्मनों के ऊपर कई सारे हमले भी किए थे। कहा जाता है कि उस समय जंग जीतने में चार्ली का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन अब चार्ली प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है, जिसमें कि वो छोटे मोटे प्लेन चलाया करता था। दरअसल चार्ली को काम दिए जाते कि वो प्लेन के अंदर कई सारी चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी आसान नहीं होती थी, क्योंकि चार्ली के पास जो एक्सपीरियंस होता है उसकी मदद से उसे उन जगहों पर जाना पड़ता जो पूरी तरीके से वीरान होते हैं, जैसे अनंत समुद्र और आर्टिक के फैले हुए बर्फीले पहाड़। इन सारी चीजों पर नॉर्मल प्लेन्स तो नहीं जा सकती थी, इसलिए चार्ली जोखिम उठाकर वहाँ पर अपने प्लेन लेकर जाता सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। बाकियों को पता था कि जरा भी गलती पायलट की जान ले सकती है, लेकिन चार्ली अपने स्किल्स और इतने सालों के एक्सपीरियंस की वजह से ये सारे काम बड़े आसानी से कर लेता है। फिलहाल के लिए चार्ली आर्कटिक के उन सारी जगहों पर जा रहा होता है जहां उसे कुछ ऑयल के टैंकर्स और कुछ खाने पीने की चीजें डिलीवर करनी है। वो तो कई घंटों तक एकदम कॉन्फिडेंट वे में ट्रेवल करता रहा। कई घंटों के बाद वो उस स्पॉट पर पहुंच जाता है। चार्ली ये देखकर एकदम शॉक हो गया कि उस जगह पर एक फैमिली रहती है, वो भी इतने सुनसान प्लेस पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है। चार्ली ने बड़ी सूझबूझ से अपनी प्लेन को पानी में उतार दिया और अब उसके अंदर रखे गए कंटेनर्स और खाने पीने की चीजें बाहर निकालने लगा। वहाँ जो फैमिली होती है उनका एक मेंबर भी उसकी मदद करने चला आया। जैसे तैसे वो खाने पीने की चीजें और कंटेनर्स किनारे पर लेकर आ जाते हैं। चार्ली ने तो उन लोगों को चॉकलेट बार्स भी दिए, जिसे खाकर वो मजे करेंगे। अब उसका काम खत्म हो चुका था, इसीलिए वो वापस जा रहा होता है। लेकिन तब भी उस फैमिली के एक मेंबर ने चार्ली को अपने भाषण में अंदर बुलाया और कहा कि हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। चार्ली इंसानियत के नाते देखने के लिए चला जाता है। तब जाकर पता चला कि उनके टेंट के अंदर एक लड़की मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी और देखकर लगता है कि उसे टीबी हो गया है। तो वो फैमिली मेंबर्स चार्ली से यही चाहते थे कि वो जल्द से जल्द इस लड़की को अपने प्लेन में बिठाकर शहर में लेकर चले जाए, ताकि उसका अच्छी तरीके से इलाज हो सके। अब चार्ली ये सारी रिस्क उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अगर शहर में लेकर गया तो उसका सारा खर्चा उसे ही देना होगा, और अगर कुछ हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आएगी। इसलिए चार्ली बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। लेकिन वो फैमिली के तो उसे ऑफर कर रहे थे बड़े बड़े हाथी के दांत, जो ब्लैक मार्केट में काफी भारी दामों में बेचे जाते हैं। यानी वो इसके बदले अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए कह रहे थे। चार्ली को ये डील अच्छी लगी, इसीलिए तुरंत ही इसके लिए वो हाँ कर देता है। यानी उसने अब सारे सामान अपने प्लेन में रख लिए और उस लड़की जिसका नाम कैनेला था उसे लेकर ऊपर जाने लगा। वो जल्द से जल्द अपनी प्लेन स्टार्ट करता है और टेक ऑफ कर जाता है। चार्ली को पता था कि उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, लेकिन बीच रास्ते में उसे एक और कंसाइनमेंट डिलीवर करना था। तो चार्ली ने यही सोचा कि वो उसे भी कंप्लीट कर देगा तो उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, और अब तो उसके पास हाथी दांत भी मौजूद हैं। यानी वो एक ही बार में काफी सारे $1 मिलियन कमा सकता है। इसलिए चार्ली ने सीधा रास्ता चुनने के बजाय उस दूसरे कंसाइनमेंट की तरफ मोड़ दिया, पर उसे बिल्कुल नहीं अंदाजा कि आगे चलकर वो किस मुसीबत में फंसने वाला है। अब रास्ते में ट्रेवल करते हुए चार्ली कैनेला से बार बार बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैनेला बीमार होने के कारण कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती। चार्ली ने तो उसे चॉकलेट बार्स भी दिए, पर कैनेला को इंटरेस्ट फिलहाल नहीं दिखाती। अब ट्रेवल करते हुए मौसम में कुछ खराबी दिखती है और तुरंत ही चार्ली की नजर गई ऑयल प्रेशर के ऊपर, जो लगातार कम होते जा रहा था। ये सारी कंडीशन चार्ली को एकदम चौंका देती है, क्योंकि ऐसा होना मतलब प्लेन की इंटरनल चीजों में खराबी आ जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कुछ ही देर में प्लेन के इंजन में एक स्पार्क हुआ, जिसमें से आग निकलने लग जाती है और उसके प्रोपेलर्स काम करना बंद कर रहे थे। यानी कि प्लेन सीधा इतनी एल्टीट्यूड से नीचे गिरने लग जाती है। चार्ली तो एकदम पैनिक मोड में आ जाता है और कैनेला भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। चार्ली के पास जितने भी साल के एक्सपीरियंस थे वो उसे अप्लाई करता है प्लेन को कंट्रोल में लाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो इसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। प्लेन तो सीधा जमीन की तरफ क्रैश लैंड होने के लिए बढ़ रही होती है, पर चार्ली ने जैसे तैसे प्लेन को पानी की तरफ मोड़ा ताकि उनकी लैंडिंग एकदम सॉफ्ट हो, ना कि जमीन पर लैंड होने के बाद उसके प्लेन में ब्लास्ट हो जाए। जैसे तैसे उसने थोड़ा कंट्रोल किया और वहाँ के पानी के अंदर क्रैश लैंड कर दिया। ये कुछ मिनट उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक होते हैं, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से वो क्रैश लैंड करेगा। प्लेन जब रुक जाती है एक जगह पर तो चार्ली के सर पर काफी चोट लगी थी। होश में आते ही चार्ली प्लेन से बाहर निकलता है और बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। उसका पूरा मिशन बेकार हो चुका होता है और पता नहीं कोई मदद करने के लिए यहाँ आएगा भी कि नहीं।
चार्ली तो काफी ज्यादा परेशान होकर जब रेडियो सिग्नल चेक करने के लिए जाता है ताकि वो किसी से मदद की मांग कर सके, तो पता चला कि प्लेन के क्रैश लैंडिंग में वो रेडियो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, यानी अब वो किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर सकता। वहीं हमें कैनेला दिखाई गई जिसे कि जरा भी चोट नहीं आई होती, वो उस लैंडिंग में एकदम सही सलामत होती है। चार्ली ने तो सबसे पहले प्लेन के अंदर जितने भी खाने पीने के सामान थे वो पानी से किनारे के ऊपर लेकर आ गया। कैनेला भी पत्थरों के पीछे छुपकर ये सारी चीजें देख रही थी कि चार्ली क्या कर रहा है। चार्ली ने फिर बड़े बड़े पत्थर उठा लिए और उससे SOS का सिग्नल बना दिया ताकि ऊपर से अगर कोई भी गुजरे तो उसे पता चल जाए कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है। अब एकदम निराश होकर चार्ली मैप पर देखने लगा कि आखिर वो किस जगह पर है और यहाँ से पास वाला शहर कितनी दूरी पर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यही हो गई क्योंकि दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। अगर उसे ट्रेवल करके जाना है तो कई हफ्तों का समय लग जाएगा, यानी कि अब चार्ली पूरी तरीके से यहाँ फंस चुका है। उसे अंदाजा था कि रात के समय यहाँ की हवाएं कितनी ठंडी हो जाएंगी और इतने दिनों तक सरवाइव करना वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काफी मुश्किल है। अब जैसे जैसे कुछ घंटे बीतती जाती तो चार्ली ने वहाँ पर आग लगा ली थी। कैनेला डायरेक्टली जाकर उससे मदद नहीं मांगती, उसने तो अपनी दूसरी आग जला ली और वहाँ अपनी बॉडी को गर्माहट देने लगी। चार्ली के पास कैन फूड और कुछ कोक मौजूद थे जिसे वो पीने लगता है और कैनेला को ऑफर करके उससे बातचीत करने का ट्राई करता है, लेकिन कैनेला अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जैसे कि उसे चार्ली पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें वो प्राइवेट कंपनी दिखाई जाती है जिसमें चार्ली काम किया करता था। चार्ली का एक फ्रेंड कार्ल भी होता है जो अपने मैनेजर शेफर्ड को बता रहा था कि चार्ली अभी तक नहीं आया, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। लेकिन शेफर्ड कार्ल को समझाता है कि वो एक्सपीरियंस पायलट है, वो रास्ते में थोड़ा घूम फिर रहा होगा लेकिन आसानी से वो वापस आ जाएगा, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यानी चार्ली वहाँ पर फंसा हुआ है और ये लोग चार्ली पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। अब पूरे एक दिन वहाँ पर गुजर गए थे जिस पर चार्ली ने आखिरकार डिसाइड किया कि वो पास वाली सबसे शहर की तरफ बढ़ेगा। वहाँ पहुँचने के लिए उसे कुछ दिनों का सफर तय करना होगा, वो भी पैदल, तो इसीलिए अब वो सारा सामान पैक कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। कैनेला ने जब चार्ली को देखा तो वो भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अकेले यहाँ नहीं रहना, पर चार्ली इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि कैनेला की हालत पहले ही खराब है, अगर वो और ज्यादा ट्रेवल करेगी तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है। चार्ली ने प्रॉमिस किया कि अगर वो शहर में पहुंच जाएगा तो वो उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। चार्ली ने तो कैनेला के लिए कई सारे कैन फूड और कोक रख दिए थे जिसे वो खा पी सकती थी और अब उसका पैदल सफर चालू हो चुका था जो पता नहीं कब जाकर खत्म होगा। दूर दूर तक सिर्फ बीहड़ वाला इलाका दिखाई देता है और ठंडी हवाएं चल रही थी। चार्ली बेचारा थोड़ा चलता और एक ऊंची जगह पर जाकर वहाँ का मुआयना करता, पर अफसोस उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात होते ही वहाँ अब इतनी ज्यादा ठंडी हो गई कि वो अच्छे से आग भी नहीं जला पा रहा था क्योंकि हवाएं भी तेज होती हैं। वहाँ कीड़े और मक्खियाँ तो उसे परेशान करने लगी थी जिससे चार्ली रात भर सो ही नहीं पाता। एक तरीके से लग रहा था कि उसकी परीक्षा चालू हो चुकी है सर्वाइवल की। अगले दिन चार्ली ने वापस से अपना सफर तय करना स्टार्ट कर दिया था जो कि बहुत लंबा होता है। कुछ ही समय में उसे भूख लगने लगी लेकिन वो बचे हुए खाने को नहीं खाना चाहता था और अगर वो खत्म हो गया तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं। चार्ली ने तुरंत ही अपनी राइफल निकाली और सामने मौजूद कुछ पक्षियों को शूट करने लगा ताकि वो उन्हें पकड़कर खा ले, लेकिन उसका निशाना वहाँ चूक जाता है और पक्षियाँ उड़ जाती हैं। बेचारे चार्ली की नसीब इतनी ज्यादा खराब थी कि वहाँ का मौसम एकदम बदल गया और कई सारी बारिश वहाँ पर होने लग जाती है। अब तो ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि चार्ली को आग जलाना जरूरी था। वो अपना मैच बॉक्स निकाल कर साइड में आग जलाने का ट्राई भी करता है लेकिन पता चला कि पानी के कारण उसका मैच बॉक्स भी गीला हो चुका है। पूरी रात उसने इसी ठंड में गुजार दी। अब अगले दिन जब वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो कुछ पानी वाला इलाका दिखाई दिया। वो जब वहाँ से चल रहा था तो एक कीचड़ में उसका पैर फंस गया। ऐसा लग रहा था कि कीचड़ उसे अंदर खींच रही है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो उसे पार करके बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ने पर उसने कैन फूड निकाला और उसमें से थोड़ा थोड़ा खाने लगा, पर जैसे उसकी नजर अपने राइफल पर पड़ती है तो उसके अंदर मौजूद सारा मैगजीन गायब था। चार्ली सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ गिरा होगा और चार्ली को याद आता है कि जब वो कीचड़ में गिरा था हो सकता है पूरी मैगजीन वहीं पर रह गई हो। यानी चार्ली जिसने गोलियां बचा कर रखी थी कि जंगली जानवर के अटैक से वो बचे रहे, वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यानी अब चार्ली ऑलमोस्ट फंस ही चुका है। वहीं अब उस प्राइवेट कंपनी के कंट्रोल रूम के अंदर हमें उसके बाकी मेंबर्स को दिखाया गया जो परेशान होने लगे थे क्योंकि चार्ली की कोई खबर ही नहीं मिल रही होती। कई लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आता, जिससे कि अब शेफर्ड भी काफी परेशान होने लगा। उन्हें पता चला कि कुछ दिनों में काफी ज्यादा भारी भरकम तूफान आने वाला है, इसीलिए शेफर्ड ने आदेश दिया
कि तूफान कम होगा तो तुम सब उसे जाकर देख कर आना। वहीं चार्ली ठंड के मारे सोने लगा था, अपने आप को ढक कर, यही सोचते हुए कि इससे वो बच जाएगा। सोते समय चार्ली को अपने वर्ल्ड वॉर 2 के विजन आते हैं। जब वो एक प्लेन चला रहा था और दुश्मन ने जब हमला किया तो उसने कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब एक शहर के ऊपर गिरा दिए थे। वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब जैसे ही चार्ली की आंखें खुलती हैं तो पता चला कि ठंडी तो नहीं है, लेकिन इतने सारे मच्छर और मक्खियां उसके चारों तरफ भिनभिना रही थी। उन्होंने चार्ली को काटना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे चार्ली एकदम पागल सा हो जाता है। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उस जगह से भागने लगा, लेकिन उन मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो उसके हर खुले बॉडी पार्ट पर काटते जा रहे थे। चार्ली ने सोचा कि वो पानी में चला जाएगा तो बच जाएगा, पर भागते हुए उसके जूते खुल जाते हैं और पत्थरों की वजह से उससे खून निकलने लगा। वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि एक जगह गिरने के बाद वहीं बेहोश हो गया था और वो सारे मच्छरों का झुंड उसे काट काट कर खाने लगा। अब ये लगा कि चार्ली का गेम वहीं खत्म हो गया है, लेकिन पता चला कि वहाँ पर कैनेला आ चुकी है और उसने जब चार्ली की हालत देखी तो वो अपने हिसाब से उसे ठीक करने लगी। कैनेला ने तो कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की जो कि इस दर्द को कम कर सकती हैं और मच्छरों के द्वारा जो भी इन्फेक्शन फैला है वो भी खत्म कर देंगी। उसने चार्ली के हर एक बॉडी पार्ट पर वो जड़ी बूटियां लगा दी और पैरों को भी अच्छी तरीके से कवर कर दिया। इतने नमी वाली हालत में उसने आग भी जला ली थी। और अब कुछ देर तक चार्ली जब आराम करने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो वो चौंक गया कि इस भीड़ इलाके में ये सब किसने किया है। वो जब देखता है तो पता चला कि कैनेला वहाँ पहुँच चुकी है। उसने तो चार्ली को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया था अपने हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियस बात है कैनेला आदिवासी खानदान से बिलोंग करती है। उसे इस कंडीशन में रहने की बहुत अच्छी आदत है। चार्ली ये नहीं समझ पाता कि इतनी दूरी तक पहुंचने में उसकी हालत खराब हो गई तो कैनेला बीमार होने के बावजूद भी कैसे पहुंची। पर कैनेला कुछ जवाब नहीं देती और चार्ली को एक सूप पिलाती है। वो सूप इतना ज्यादा अच्छा था कि चार्ली की पूरी बॉडी में ताकत आ गई और ये उस गिलहरी से बनते थे जिसे पकड़ना मुश्किल होता है। पर कैनेला ने बिना हथियार के उसे पकड़ लिया, जिस पर चार्ली शॉक ही हो जाता है। वो तो कैनेला से कई बातें भी पूछने लगा, पर कैनेला को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी। वो फिलहाल कहती है कि तुम पी कर उसे आराम करो। दोनों के बीच में फिलहाल के लिए इशारों में बातें हो रही थी। चार्ली तो सिर्फ देखता ही रहा कि कैनेला आखिर क्या क्या कर रही है। कैनेला को पता था कि शिकार कैसे किया जाता है इस कंडीशन में, इसलिए वो अपने परिवार द्वारा सिखाई गई टेक्निक्स यूज करके वहाँ पर मछलियाँ पकड़ती हैं और कई सारे पक्षियों को भी उसने मार दिया था विदाउट एनी हथियार के। चार्ली ने ऐसी शिकार की टेक्निक पहली बार देखी होती है, यानी उन लोगों को खाने पीने में तो कोई टेंशन नहीं हो रही थी और अब देखकर लग रहा था कि चार्ली की तबीयत पहले से अच्छी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और प्लेन दिखाई गई जिसमें चार्ली का एक साथी कार्ल और पियर्स होते, यानी वो चार्ली को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर आ गए थे। अब जैसे ही उन्होंने SOS सिंबल देखा तो वो वहाँ पर उतर जाते हैं, यानी वो उस स्पॉट पर पहुँच चुके हैं जहाँ चार्ली और कैनेला पहले लैंड हुए थे। चारों तरफ उनके प्लेन के मलबे बिखरे हुए होते हैं, जिस पर कार्ल को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसका सीनियर पियर्स आराम से जाकर बैठकर नाश्ता करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसे चार्ली की जान की बिल्कुल परवाह ही नहीं। कार्ल तो पियर से बार बार कह रहा था कि हमें अपनी खोजबीन जारी रखनी चाहिए, लेकिन पियर्स उसे कहने लगा कि ये पूरा इलाका इतना बड़ा है कि अगर हम एक चक्कर मारना चाहें तो कई महीने लग जाएं। तो इतनी बड़ी जगह में चार्ली को ढूंढ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसलिए हमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जब कुछ नहीं मिलेगा तो वापस चले जाना चाहिए। कार्ल को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था। उसे किसी भी हालत में चार्ली की जान बचानी थी। वहीं दूसरी तरफ चार्ली अब एकदम परफेक्ट हो चुका होता है। कैनेला की जड़ी बूटियों और कई सारी खाने पीने की चीजों की वजह से वो तंदुरुस्त होता चला जा रहा था, लेकिन अचानक कैनेला की नाक से खून निकलने लगा उसकी बीमारी के कारण। चार्ली समझ जाता है कि वो और ज्यादा बीमार हो रही है और उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पर तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। चार्ली को तो कैनेला के हाथों पर कुछ कटे गए निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझने लगा कि जरूर इसने अपनी जान लेने की कोशिश की होगी, पर इस बारे में वो कुछ पूछ ही नहीं पाता। रात को सोते समय चार्ली की नींद जब खुलती है तो वो देख पाता है कि कैनेला जोर जोर से खांस रही है। ये इसलिए क्योंकि उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चाहकर भी बेचारा चार्ली कुछ कर नहीं पाता। वहाँ कार्ल और पियर्स तो अपनी प्लेन में लगातार चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे ताकि वो चार्ली को ढूंढे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ मिला नहीं होता। चार्ली तो अब कैनेला द्वारा बताई गई शिकार की टेक्निक यूज करता है और उससे मछलियां पकड़ रहा था, पर अचानक उसे आसमान में किसी प्लेन की आवाज सुनाई दी। चार्ली एकदम खुश होकर तुरंत ही उसे हाथ दिखाकर चिल्लाने लगा कि कहीं से मदद आ जाए और वो यहाँ से बचकर निकल जाए, पर प्लेन बहुत ज्यादा ऊपर थी जो चार्ली को बिल्कुल देख नहीं पाती और थोड़ी ही देर में वहाँ से चली जाती है। बेचारा चार्ली एकदम से हताश हो चुका था, क्योंकि ये उसका आखिरी चांस भी हो सकता है।
अब जब वो टेंशन में कैनेला के पास आया तो वो सोचने लगा कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसे ये समझ में आया कि जब कोई प्लेन यहाँ पर उसकी मदद करने आएगी तो वो उसी रास्ते पर बढ़ेगी जहाँ उसका पहले रूट जाता था, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में सफर कर रहा था वो वहीं छानबीन करेंगे। और तो और उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि प्लेन क्रैश होने के बाद वो उस जगह से काफी दूर आ गया। रेस्क्यू टीम आएगी तो सबसे पहले वहीं छानबीन करेगी प्लेन के आसपास, और इतनी दूर तक चलने के बावजूद भी उसे कोई रिजल्ट मिला नहीं होता। तो चार्ली यही बोलने लगा कि हमें वापस प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाना होगा, हो सकता है कि वहाँ पर हमें मदद मिल जाए। कैनेला जो थोड़ी बीमार थी वो चार्ली की बात मान जाती है और अब वो उसके लिए एक बूट बनाती है जो बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गए थे। वो तो काफी सॉफ्ट भी होते हैं, जिससे चार्ली अब आगे बढ़ने लगा था उसके साथ। कई घंटों तक वो प्लेन क्रैश वाली जगह पर जा रहे थे और चार्ली तो कई बार रास्ता भी भटक जाता, लेकिन कैनेला को एकदम एग्जैक्ट वो लोकेशन याद होती है, ऐसा जैसे कि उसने माइंड में सब कुछ कॉपी कर लिया हो। थोड़ी देर के अंदर जब दोनों ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते हैं तभी चार्ली को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई इंसान है, इसलिए जल्द से जल्द वो उस जगह पर जाने लगे, लेकिन पता चला कि वो सिर्फ एक सन ग्लासेस थे जो रिफ्लेक्शन के कारण चमक रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने नजर घुमाते हैं तो वहाँ एक और प्लेन क्रैश हुई दिखाई दी। देखकर लग रहा था कि इस प्लेन को क्रैश हुए काफी साल बीत चुके हैं, पर चार्ली इस बात से खुश हो रहा था कि अंदर कुछ न कुछ उसे काम का मिल जाए। अगर उसमें कोई हथियार भी होगा तो उसका काम बन जाएगा। चार्ली जैसे तैसे वहाँ पर कई सारी चीजें बाहर निकालने लगा था, और अब जैसे ही वो एक चैम्बर को खोलता है तभी उसके अंदर से किसी इंसान का स्केलेटन निकला जो काफी बास मार रहा था। कैनेला ये देखकर काफी डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। चार्ली भी एकदम शॉक हो गया था और यही समझता है कि ये भी एक पायलट रहा होगा जो यहाँ क्रैश लैंड होने के बाद बच ही नहीं पाया। उसने कई दिनों तक वेट किया होगा पर किसी ने उसकी लोकेशन पता ही नहीं कर पाए। थोड़ी देर तक चार्ली उसमें छानबीन करता रहा और उसे एक राइफल मिल जाती है। वो जब इस राइफल को कैनेला को दिखाने आता है तो पता चला कैनेला साइड में जाकर बैठी है। ये इसलिए क्योंकि उनके कबीले में मरे हुए लोगों को अच्छी तरीके से श्रद्धांजलि दी जाती है, वो भी पूरे सम्मान के साथ। तो अब चार्ली उस पायलट के स्केलेटन को जमीन में दफनाने लगा एक समाधि के तौर पर। वो देख पाता है कि कैनेला ने प्लेन में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब उस समाधि के अंदर रख दी, क्योंकि जो चीजें उस पायलट से बिलोंग करती हैं वो उसके साथ जानी चाहिए। लेकिन चार्ली उस राइफल को नहीं देना चाहता था क्योंकि ये उसके काम आ सकता है, पर आखिरकार वो कैनेला की बात मानता है और इस राइफल को भी रख देता है। दोनों फिर से अपना सफर तय करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक ट्रेवल करके जब वो एक जगह रुक गए तो कैनेला ने वहाँ आग लगा दी और अब वो चार्ली को बता रही होती है अपने उस देवता के बारे में जो हमेशा उनकी और उनके कबीले की रक्षा करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो हर मुश्किल में उनकी मदद करते थे। कैनेला तो चार्ली को आफ्टर लाइफ के बारे में भी बताती है कि वहाँ कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। उस जगह पर आपको खाने की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको खाना खुद ही ढूंढना होगा। चार्ली को समझता है कि उसने पायलट की कब्र के पास हथियार रखा था। अब सुबह होते ही वो आगे बढ़ने लगे थे अपने सफर की तरफ। वहीं शेफर्ड और उसकी पूरी टीम को लगने लगा था कि अब चार्ली मर चुका है, उसे ढूंढ पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब अगले दिन कई घंटों तक ट्रेवल करने के बाद चार्ली और कैनेला आखिरकार उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी प्लेन क्रैश लैंड हुई थी। चार्ली तो बहुत अच्छा फील कर रहा था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वो सीधा प्लेन के अंदर गया ये सोचकर कि उसके साथी यहाँ आए होंगे और उन्होंने कुछ लेटर वगैरह छोड़ा होगा, पर अंदर जाने पर उससे कुछ नहीं मिलता। वो इतना ज्यादा डरने लगता है क्योंकि अब ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे बचना तो अब नामुमकिन सा लग रहा था। वहीं कैनेला कई सारे पत्थरों को इकट्ठा करती है और उससे कुछ स्ट्रक्चर बनाने लगती है। चार्ली को कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन कैनेला वो करती रह गई। चार्ली प्लेन के अंदर बैठकर अपने आप को कवर कर लेता है क्योंकि वहाँ ठंड एकदम नेगेटिव हो चुकी थी। इतनी ज्यादा ठंड में तो वो अपना सुध बुध खो रहा था। और वहीं कैनेला अंधेरी रात में एकदम बैठकर अपनी देवता को याद कर रही थी। लेकिन अगर कभी इस कंडीशन में हम फंस जाएं जहां इतनी ज्यादा ठंड हो और हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कैसे इस ठंड से बचा जाए, तो कुछ ऐसे तरीके आते हैं जो ये खुद कबीले वाले यूज करते थे और ये बहुत ही ज्यादा जान बचाने वाले साबित हो सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक आती है कि आप किसी भी जानवर को मार दो और उसके ऊपर की खाल अच्छी तरीके से निकाल लो। ये देखा गया है कि अगर आप उस जानवर की खाल अपने बॉडी पर लगा लोगे तो उससे बहुत ज्यादा गर्मी जनरेट होती है। ये गर्मी किसी भी ठंड से ठंड जगह पर आपको सरवाइव करने के लिए काम आ सकती है। दूसरी चीज आती है कि आप अपनी पूरी बॉडी को कीचड़ से ढक लीजिए। इससे होता यह है कि आप डायरेक्टली ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में नहीं आओगे। वो मिट्टी जो आपके ऊपरी परत पर होगी वो आपको ठंड से बचाए रखेगी। जितना हो सके अपने बॉडी को कवर रखिए और ट्राई कीजिए कि गर्म खाना ही खाना है आपको। गर्म खाने की वजह से हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स एकदम नॉर्मल होते हैं। बाहर भले ही कितनी भी ठंडी हो, अंदर तो तापमान एकदम बरोबर ही रहेगा। और अब एंड में एक टेक्निक आती है कि आप अपने देवताओं को याद करते रह जाइए। भले ही ये अंधविश्वास जैसा लगे
लगे, लेकिन कबीले वाले इसे मानते थे क्योंकि अंत में कोई ऑप्शन नहीं बचता तो देवता ही बचाते हैं उन्हें। लेकिन यहाँ पता चल रहा था कि चार्ली जब सोया होता है तो उसे फिर से वर्ल्ड वॉर के सपने आने लगे। चार्ली देख पा रहा था जब वो कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब सिटी के ऊपर गिराने जाता है, लेकिन अचानक उस सपने में कैनेला को देखता है जो उसका हाथ पकड़कर बटन से हटा देती है। यानी चार्ली ने वो न्यूक्लियर बॉम्ब शहर पर गिराए ही नहीं थे। अचानक अब चार्ली की आंखें खुली और कैनेला उसे आवाज देकर बाहर बुला रही थी। वो ये कहती है कि शिकार का समय आ चुका है। वो जल्द से जल्द पत्थरों की आकृति के पीछे आ जाते हैं और पता चला सामने कुछ भेड़ों का झुंड मौजूद है। यानी उन्हें भेड़ों को मार कर पकड़ना होगा ताकि वो सरवाइव कर सकें। थोड़ा पास आते ही तुरंत ही दोनों ने हमला कर दिया। दोनों के पास भाले मौजूद थे और वो भीड़ का झुंड जब भागने का ट्राई करता है तो कैनेला द्वारा बनाए गए पत्थर की लकीरों को वो इंसान समझ रहे थे, इसलिए वो वापस पीछे आ जाते हैं, जिससे कि चार्ली ने मौका देखकर एक भेड़ को मार दिया। वो तो दूसरे को भी खत्म कर देता है, लेकिन कैनेला उस समय काफी घायल हो गई क्योंकि उसकी टीबी की बीमारी और ज्यादा बढ़ते जा रही थी। पर कैनेला ने चार्ली को और ज्यादा भेड़ पकड़ने के लिए कहा। तब जाकर चार्ली एक और भेड़ को मार देता है। यानी कि उनके पास खाने पीने और ठंड से बचने के लिए काफी सारी चीजें थी। चार्ली और कैनेला उन भेड़ों के मांस को अलग करने लगे और कैनेला तो उनकी चमड़ी निकालकर अपने ऊपर ओढ़ लेती है। चार्ली ये देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि अब तो वो सरवाइव कर लेंगे। वो तो कैनेला को और ज्यादा अपने एक्सपीरियंसेस बताता है कि जंग के दौरान हमने भी ऐसी खतरनाक चीजें की हैं। चार्ली ये सारी बातें कैनेला से कह ही रहा था, लेकिन पता चला कैनेला को और ठंडी लगने लगी है। चार्ली ने सारे गर्म कपड़े और खाल उसके ऊपर बिछा दिए ताकि उसे आराम मिले, लेकिन ये कंफर्म हो चुका था कि कैनेला की बीमारी और बढ़ गई है, जिसका इलाज यहाँ पर तो नहीं हो सकता। अगले दिन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो ट्रेवल करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों ने जितने मांस बचे हुए थे उसे अच्छी तरीके से रैप कर लिया ताकि रास्ते में वो काम आ सके। साथ ही साथ चार्ली ने कुछ कपड़ों की मदद से एक टेंट भी बना लिया था जिसमें सफर के दौरान वो आराम करेंगे। दोनों में कॉन्फिडेंस तो दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी उनका सफर बहुत ज्यादा दूर है। अगले दिन से चार्ली और कैनेला वापस से अपना सफर तय करने लगे, लेकिन आगे उन्हें बर्फबारी दिखाई दे रही थी क्योंकि चारों तरफ अब इतनी ठंड हो चुकी होती है कि बर्फ की परतें अब काफी बढ़ने लगी। अच्छी बात होती है कि उन लोगों ने जानवरों की खाल अभी भी अप्लाई की थी, जिससे उन्हें उतनी ठंडी नहीं लगती। उन्होंने खाने पीने के सामान भी ले लिए थे जो रास्ते में काम आएंगे। चार्ली कैनेला को यही होप देता कि उन्हें कुछ लोग मिल जाएंगे जिससे वो आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद वो कैनेला को शहर में लेकर जाएगा जिससे उसकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। पर कैनेला इतनी थक चुकी थी कि उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। चार्ली तुरंत ही उसकी जाकर मदद करता है और उसे होप देता है कि हम पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें शेफर्ड दिखाया गया जिसकी पूरी टीम ने यही मान लिया था कि चार्ली मर चुका है। इनफैक्ट उन्होंने तो चार्ली के लिए एक शोक सभा भी रखी थी जिसमें वो उसकी आत्मा की शांति की मांग कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता कि चार्ली अभी भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है। इतने भारी भरकम ठंड में भी चार्ली और कैनेला आगे बढ़ रहे थे। जगह जगह पर रुककर वो टेंट बिछाते और खाना खाते। चार्ली को यही होप था कि पास ही में कोई शहर आ जाएगा या फिर कोई कबीले वाले उसकी मदद करेंगे, पर आखिर उसमें कितना समय लगेगा उसे समझता ही नहीं। कैनेला की हालत इतनी खराब हो गई कि चार्ली अब उसे अपने पीठ पर घसीट कर लेकर जाता। टेंट में सोते दौरान एक समय पर कैनेला की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे लगा कि वो नहीं बच पाएगी, लेकिन चार्ली उसे मोटिवेट करता है और बोलता है कि सिर्फ कुछ ही समय। वो तो उसे सूप भी पिला रहा था और थोड़ा आराम करने के लिए कहता है। चार्ली की भी उस ठंड में आंख लग गई और जब वो सुबह उठ रहा था तो वो एकदम चौंक गया क्योंकि साइड में कैनेला थी ही नहीं, वो कहीं गायब हो चुकी होती है। चार्ली तुरंत ही बाहर निकलकर उसे आवाज दे रहा था, लेकिन दूर दूर तक कुछ रिस्पांस नहीं होता। वहाँ पर उसे कैनेला कहीं नहीं दिखाई देती। इससे चार्ली समझ गया कि जरूर वो जानबूझकर गई होगी ताकि चार्ली उसके लिए अपनी जान कुर्बान ना करे। बहुत उदास होने के बाद आखिरकार चार्ली कैनेला की एक समाधि बनाता है और उसमें उसकी सारी बिलोंगिंग्स रख देता है। यहाँ तक कि चार्ली ने वो हाथी के दांत भी रख दिए थे जो आफ्टर लाइफ में कैनेला के काम आए। कोई ऑप्शन ना होने के बाद अब चार्ली ने अकेले सफर तय करना स्टार्ट किया। ठंड मानो इतनी ज्यादा उसकी बॉडी में घुसती जा रही थी जैसे कि उसकी जान ही ले ले। पर चार्ली ने कैनेला से वादा किया था कि वो पहुंच कर रहेगा। जैसे तैसे वो कई माइल्स आगे बढ़ा और अचानक उसे कुछ हलचल दिखाई दी। चार्ली जब साफ देख पा रहा था तो पता चला वहाँ कुछ कबीले वाले लोग हैं जो उसी जगह पर रहते हैं और वहाँ सरवाइव करते हैं। जल्द से जल्द चार्ली उनके पास गया और आखिरकार उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। यानी एक तरीके से चार्ली ने इम्पॉसिबल काम पॉसिबल कर दिखाया है। ऐसी जगहों पर अकेले कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। बस उसे एक बात का गिल्ट रहेगा कि वो कैनेला का इलाज नहीं कर पाया। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।